नमस्कार आप सभी का। मैं आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन आपके लिए लाया गया है यूनिसेफ युवा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और नेशनल करियर सर्विस के अधिक प्रयासों से। आज हम लोग जानेंगे कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के क्षेत्र में हम लोग अपना करियर कैसे बना सकते हैं। आज इस करियर के बारे में प्रकाश डालने के लिए हमारे पास है अमृता चक्रवर्ती। अमृता चक्रवर्ती इससे पहले एयरफोर्स में सेवानिवृत्त थे और उन्होंने वहां पे एज अ स्क्वाड्रन लीडर के रूप में लॉजिस्टिक में काम करा हुआ है। मैम आपका हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने दर्शकों को, युवाओं को आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा और आप उससे आपकी इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद अंकित। थैंक यू मैम। अमृता मैम के बारे में अगर बताएं आपको, तो एक लॉजिस्टिक ऑफिसर के रूप में भारतीय वायुसेना में 10 साल की सेवा के बाद स्क्वाड्रन लीडर के रूप में एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और लॉजिस्टिक सेक्टर के जुनून को जारी रखने के लिए कॉर्पोरेट जगत से आगे जुड़े। उन्होंने फ्लिपकार्ट, उसके बाद रिलायंस जैसे कंपनियों में के साथ जुड़े और वहां पे उनके उत्पाद और प्रक्रिया प्रवाह के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का निर्माण किया, जिसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक। मिडलाइन ऑपरेशन के क्षेत्र में काम करते हुए भारत में 600 से 700 वाहन आवाजाही के बड़े बेड़े को संभाला और बड़े बड़े ऑपरेशंस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने का काम देखा। वर्तमान में वे शैडोफैक्स के साथ एक निदेशक नेटवर्क के रूप में काम कर रही हैं, जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्टर भी बोलते हैं। अमृता मैम शुरू से अंत तक नेटवर्क और लॉजिस्टिक डिजाइन और योजना को संभाल रही हैं और जमीनी कार्यान्वयन और उसी के निष्पादन को की देखभाल कर रही हैं। शैडोफैक्स के साथ अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने फ्लीट, रेलवे और एयरवेज के माध्यम से 3, 4 एंड 5 टीयर शहरों तक कंपनी को पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। लॉजिस्टिक के कुशल संचालन के लिए उन्होंने कई प्रोसेस सेटअप किए हैं। मैम आपका हार्दिक स्वागत है और बड़ा एक्साइटमेंट है हम सबको जानने के लिए कि क्या होता है लॉजिस्टिक, क्या होता है सप्लाई चेन, कैसे हमारे घर में एक दिन में आज चीजें आ जाती हैं जो पहले शायद बहुत 100 मतलब दिन लगते थे शायद। तो इसके बारे में मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। आई श्योर हमारे बच्चे भी हैं। मैं वापस से बताना चाहूंगा कि आज का सेशन हम जो लेके आ रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल करियर सर्विसेज और युवा एट यूनिसेफ के अथक प्रयासों के कारण ये सेशन आप तक पहुंचाया जा रहा है। मैम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अंकित, इतनी अच्छी बातें करने के लिए मेरे लिए। थैंक यू एंड आई एम ऑनर्ड ये सम्मान देने के लिए और आज ये मौका देने के लिए कि इतने सारे यंग एस्पिरेंट्स, इतने सारे यंग माइंड्स के साथ जुड़ने का जो मौका दिया है। सो थैंक यू। जैसा मैं देख रही हूँ काफी लोग चैट पे हैं मौजूद और काफी लोग तो अब जैसे अंकित ने बताया आप सबको कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मानती हूँ आज संडे है तो इस संडे को बहुत अच्छा एक प्रोडक्टिव संडे बनाते हैं। हम लोग आपस में बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोलूंगी। आपके मन में जो है, आपको जो समझ आता है, तो कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कि आपको क्या समझ आता है सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स के बारे में, जो भी आपको पता है, जो भी आपको समझ आता है। क्विकली, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग इसको चैट में, कोई भी आप बताइए। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चलिए शुरू करते हैं। और आ, ये एक बहुत ही भारी भरकम शब्द बन के अभी हमारी इंडस्ट्री में आया है और आप लोग बहुत सुनते होंगे कि आप लोग की सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स।
बहुत ही सरल भाषा में क्या है ये जैसे आपको समझ आता है, सप्लाई और एक चेन, उसको जोड़े रखने के लिए। तो सप्लाई चेन का अगर मैं सही मतलब बताऊं आपको, तो कोई भी चीज आपके घर तक अगर पहुंचानी है तो वो कैसे पहुंचेगी, उस पूरे प्रक्रिया को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर लेके आते हैं। और उसके बाद जैसे अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर है, आप कोई बिजनेस चलाते हैं, तो आपको अपनी चीज दूसरों तक आप कैसे लेके जाए, दिल्ली से बैंगलोर कैसे पहुंचाए, अगर मुझे आपसे कुछ भी मांगना हो तो इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको माइंड्स चाहिए होते हैं, राइट। मशीन सिर्फ नहीं काम करती, एक पूरा प्रोसेस चाहिए होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक चीज को सप्लाई करना एक जगह से दूसरी जगह, इन सारे प्रोसेसेस को बांधे रखना एक साथ, उसको पूरा मैनेज करना, इसी का पूरा एक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो अभी हम समझेंगे आगे। आ ठीक है। काफी लोग आ रहे हैं। सप्लाई चेन मींस नेटवर्क ऑफ अरेंजिंग और कंट्रोल प्रोसेस सर्व, ये हमें किसी ने बताया, अभिजीत ने भी बताया कि इट्स ऑल अबाउट वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही है अभिजीत, जो आप भी कह रहे हो, जो रमन आप भी कह रहे हो, वो भी बहुत ही सही है। तो सिंपल भाषा में जिनको ये चीज अभी भी थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही है, सपोज आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके घर पे आपको राशन चाहिए, आप उसके लिए क्या करते हो, आप प्लान करते हो मैं हफ्ते भर का खरीदूं, मैं महीने का खरीदूं, मैं कहाँ से खरीदूं, कौन मुझे सही दामों में ये बेच रहा है, कौन सा दुकानदार है जहां मैं जा सकता हूँ ये लेने के लिए, उसको लेके कैसे आऊं घर पे, मैं ऑटो लेके आऊं, मैं ट्रक लेके जाऊं, मैं स्कूटर में लेके आ सकता हूँ। तो आपने क्या क्या किया, आपने प्लान किया, जो आपको रोजमर्रा चाहिए, आपका राशन चाहिए है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, घर में आप कितने सदस्य हैं, हफ्ते भर के लिए आपको कितना राशन चाहिए, महीने भर के लिए कितना चाहिए। आप बाजार जाते हो, आपको पता है कि मुझे सही दाम कहाँ मिलेगा, आप नेगोशिएट करते हो, आप सही प्राइस पे क्वालिटी चेक करते हो कि आलू कितना अच्छा है, प्याज की क्वालिटी कितनी अच्छी है, अभी मार्केट में आम बहुत है, कौन सा आम सबसे अच्छी क्वालिटी का है, क्वालिटी चेक करके फिर आप उसको खरीदते हो, फिर उसको आप अपने घर लेके आते हो। कैसे लाते हो, गाड़ी से लाते हो, यही तो आप करते हो। आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप खुद भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हो, है कि नहीं बात। अगर है बात तो आप लोग सब थम्स अप दिखा सकते हो चैट बॉक्स में। अब जैसे इसके अलावा मैं और आपकी निजी जिंदगी में जाऊं, अब आपको घर पे कुछ फंक्शन करना है, तो आप पहले क्या करते हो, किन किन को बुलाना है, कौन केटरर होगा, डेकोरेशन कैसा होगा, वेन्यू कहाँ होगा, कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे। तो यही तो है सप्लाई चेन जो आप करते हैं, है कि नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे और जानकारी लेते हैं। ये सारी चीजें होंगी जो आज हम पूरे 1 घंटे में बात करेंगे, लेकिन बात मैं नहीं आप भी करेंगे, ठीक है ना। हम सब मिलके इन चीजों को समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो बोला, अभी तक आप लोगों ने जो यूट्यूब में अपने चैट बॉक्स के थ्रू बोला, सप्लाई चेन इज अ प्रोसेस, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस वेयर अ मटेरियल फ्लो, फॉर अ मटेरियल फ्लो। अगर मैं सीधे सीधे डेफिनेशन आपको समझाऊं, तो हम डेफिनेशन नहीं समझेंगे, हम बस ये समझेंगे कि आपने कोई चीज ऑर्डर की है, वो मैन्युफैक्चरर से या वो सेलर से, आपने लखनऊ से चिकनकारी का कुर्ता ऑर्डर किया है, अब वो जो कारीगर है वो अपना सामान अपनी दुकान से दूर बैठे आपको बिहार में, हैदराबाद में, चेन्नई में कैसे पहुंचाएगा, वहां से वो किस माध्यम से पहुंचाएगा, ट्रक में पहुंचाएगा, एयर में पहुंचाएगा, रेलवे में पहुंचाएगा। वो डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकता, शायद उसके पास इतना बड़ा माध्यम नहीं है, तो वो किसी की सहायता से पहुंचाएगा। इस पूरे चेन को जो बांधे रखता है वो है आज हमारा सप्लाई चेन, जहां पे हम वेयर हाउसिंग करते हैं, जहां पे हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एक पूरा मैन फोर्स लगा रहता है जो इन चीजों को मॉनिटर करता है, ताकि हर चीज राइट टाइम, जो आपने सुना होगा, राइट क्वांटिटी राइट टाइम पे राइट प्राइस पे राइट बंदे के पास पहुंच जाए। उसको
हमने कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। सप्लाई चेन करने के टाइम पे आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, जैसा आप लोगों ने भी बोला, जैसा हम भी बात कर रहे हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? प्लानिंग। अब जैसे मैंने बताया आपको अपना बर्थडे प्लान करना है, तो प्लानिंग क्या होती है कि पहले तो आप डेट डिसाइड करो कि आप कब करने वाले हो, वेन्यू डिसाइड करो, किन किन को बुलाने वाले हो, क्या कर रहे हो आप, प्लानिंग कर रहे हो। घर पे आपका राशन खत्म हो गया, आप प्लानिंग करते हो कितनी क्वांटिटी, कब तक चलेगा, खराब ना हो चीजें, वेस्ट ना हो चीजें, आप प्लानिंग करते हो। हम क्या प्लानिंग करते हैं? हमारे कस्टमर कौन है, हमारे कस्टमर को कौन कौन सी चीजें पसंद है, उनको कपड़े ज्यादा पसंद है, हैदराबाद में जो बैठा है बंदा उसको क्या पसंद है, कितना बड़ा हमारे पास कस्टमर का सेगमेंट है जिसको हम बेच सकते हैं हमारा सामान, हम कौन कौन से शहरों में बेच सकते हैं, ऐसे कौन कौन से शहर है जहां पे अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन वहां लोगों को घर बैठे लखनऊ के कुर्ते चाहिए, उनको वहां बैठे जयपुर की चूड़ियां चाहिए लाख की, गुजरात के लहंगे चाहिए। तो ये चीज हम करते हैं डिमांड एंड सप्लाई प्लानिंग। इस पूरी चीज को हम प्लानिंग में हम इंक्लूड करते हैं, जो हमारे सप्लाई चेन का पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट जो सप्लाई चेन को और मजबूत बनाता है वो है सोर्सिंग। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको कहाँ बेचना है, किन लोगों को बेचना है, क्या बेचना है, कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे डिमांड है। आम का सीजन है, अभी सबको आम चाहिए, किसी को दशहरी चाहिए, किसी को इमाम पसंद चाहिए, कितनी क्वांटिटी में मैं वो कहाँ से लेके आऊं, सही क्वालिटी मैं किस फार्मर से लेके आऊं, वो आएगा आपका सोर्सिंग में। कौन सा मैन्युफैक्चरर है, कौन सा होलसेलर है, मैं उनके वहां से कैसे वो सामान उठाऊं, कितनी क्वांटिटी में उठाऊं। तो प्लानिंग और सोर्सिंग, ये जो दो पिलर्स हैं ये हैंड इन हैंड चलते हैं। सप्लाई चेन की सबसे अच्छी बात है कोलैबोरेशन। हर एक फंक्शन एक दूसरे से कोलैबोरेटेड है, अलग अलग काम नहीं कर सकते, सबको साथ में काम करना होता है। तो प्लानिंग और सोर्सिंग, आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये दोनों साथ ही में हो सकता है। अब तीसरा है, आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्या चीज है जो इतना, तीसरे में क्या आ सकता है? कोई गैसेस हैं आपको? कोई बता सकता है कि अब सप्लाई चेन का तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है? आइए पता करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर हाउसिंग, जो आप में से बहुत लोगों ने बोला, चैट बॉक्स में भी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर हाउसिंग ये एक बहुत बड़ा फंक्शन, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फंक्शन है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत डिटेल्ड सेगमेंट है। वेयर हाउसिंग, सीधे लफ्जों में आप शायद बोलते होगे कि वहां पे एक गोडाउन है, वहां पे एक गोडाउन है, बस उस गोडाउन में होता क्या है? उस गोडाउन में हम सामान रखते हैं, उस गोडाउन में हम सामान को सही तरीके से रखते हैं ताकि वो वहां खराब ना हो, उसकी सही गिनती में अकाउंटिंग करके रखते हैं, उसका स्टॉक चेक करते हैं, उसका क्वालिटी चेक करते हैं, उसको हम पैकिंग करते हैं, फिर उसको हम वहां से फिर आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। दिल्ली में गोडाउन है, वहां पे हम ये सब करते हैं, फिर उस गोडाउन से हम बैंगलोर के गोडाउन में लाते हैं। सो वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आर द प्लेस वेर यू स्टोर, जहां पे आप अपना सामान रखते हो, और ये सप्लाई चेन का बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ होता है। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो आपके पूरे फ्लो को आगे बढ़ाता है। आगे कैसे बढ़ाते हैं? ये तस्वीर देख के आपको समझ आ गया होगा कि अब मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर हाउसिंग के बाद होता है आपका लॉजिस्टिक्स। अब आपने प्लानिंग कर ली, आपने सोर्सिंग कर लिया, आपको क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कैसे चाहिए, आपने सब कर लिया। वेयर हाउसिंग कर ली, जहां पे आपने अपने सामान को सही तरीके से रख लिया, उसका प्रोसेस कर लिया। अब सामान को आगे बढ़ाना है। वो कौन लोग होंगे जो आगे बढ़ाएंगे? वो होंगे लॉजिस्टिशियंस। वहां आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ये।
इसमें आपको सही क्वालिटी में सही सही सलामत उस सामान को सही वक्त पे पहुंचाना है। अब आप अमेजोन से क्यों ऑर्डर करना पसंद करते हो, फ्लिपकार्ट से क्यों ऑर्डर करना पसंद करते हो? जैसे अंकित ने बोला, आज आपको 2 दिन में सामान मिल जाता है, आपको 1 दिन में सामान मिल जाता है। कैसे मिलता है? कौन लोग हैं जो पहुंचाते हैं आपके घर पे? ये लोग हैं, द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, द लॉजिस्टिक सेक्टर। लेकिन इसके बाद एक और चीज होती है, इस लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर मैं देखूं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सही क्वालिटी के आम नहीं मिले, तो आप क्या करते हो? आप वापस जाते हो और उस बंदे को बोलते हो कि तूने मुझे सही क्वालिटी नहीं बेची, देख ये आम खराब हो गए। अब वो क्या करता है? या तो वो आपको वो आम बदल के नया देगा, अच्छा वाला देगा, या आपको वो आपके पैसे लौटा देगा। है कि नहीं? ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपने देखा होगा। आपने कोई चीज खरीद के लेके आए हो, खराब निकली, आप उसको दोबारा वापस करने जाते हो। क्या आपको पता है कि लॉजिस्टिक्स में ये जो रिवर्स लॉजिस्टिक्स है, ये जो रिटर्न प्रोसेस है, ये भी आपके सप्लाई चेन का एक पार्ट है। कि अगर कोई सामान आपके कस्टमर से वापस उसी फ्लो में कैसे आपके सेलर और मैन्युफैक्चरर तक सही वक्त पे पहुंच जाए, ताकि वो उसको या तो रिसाइकिल कर ले, या वो उसकी जगह आपको एक नया प्रोडक्ट दे दे जितनी जल्दी हो सके, या फिर आपको आपकी कैश वापस कर दे। तो दीज आर द मेन पिलर्स। आज के दिन में मैं बोलूंगी कि ये हैं आपके कंपोनेंट्स जो पूरे सप्लाई चेन को एकजुट में बांधे रखते हैं। एक के बगैर दूसरा फंक्शन अधूरा है, इनकम्प्लीट है। You cannot do anything without planning. You cannot do any warehousing without you have a right understanding कि आपके पास कितना डिमांड है, कितना आपको क्वांटिटी स्टोर करना है। तो मुझे लगता है यहां तक आप और मैं सब साथ में जुड़े हैं। आपको समझ आया यहां तक? राइट? अ बिग थम्स अप। ले अब ये लोग कौन है जो ऊपर आ गए हाथ में हाथ मिलाए? मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ कोलैबोरेशन, क्रॉस फंक्शनल टीम। यहाँ पे सिर्फ आप नहीं हो, फ्रंट स्टेज है और एक बैक स्टेज है। जैसे मूवी में होता है, आपको हीरो हीरोइन तो सामने दिखते हैं, लेकिन उस पूरी मूवी को बनाने के लिए आपके पीछे कितने लोग काम करते हैं, कि नहीं? तो ये होते हैं सप्लाई चेन के इनेबलिंग टीम, जिसको हम एनेबलर्स कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक दूसरा कंपोनेंट है सप्लाई चेन का। कौन कौन एनेबलर्स हो सकते हैं? कोई आइडिया है आप लोगों को इसके बारे में? बताइए जरा, कुछ भी जो आपको समझ आता हो कि प्लानिंग में कौन चाहिए होता है, वेयर हाउसिंग में और कौन कौन चाहिए होता है जो कि वेयर हाउसिंग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। एनी आइडिया अबाउट इट? स्मॉल आइडिया? We'll just take 10 seconds for you to think and to put it on the chat box. Sure. चलिए, काफी यस। मिस्टर शिबू ने बोला है कि प्राइस, यस। प्राइस मतलब एक फाइनेंस टीम होती है जो सही किस दाम पे एक सामान को बेचना चाहिए, किस दाम पे मुझे वो सामान कस्टमर को देना चाहिए, किस दाम पे वो सामान मुझे मैन्युफैक्चरर से खरीदना चाहिए। यस, बिल्कुल सही ज्योतिका। स्किल्ड पर्सन, आपको बहुत सारे स्किल्ड लेबर्स की जरूरत होती है। आपको सेल्स पर्सन की जरूरत होती है, सही बोला मेघा आपने, स्टोर पर्सन की। ये सारे लोग होते हैं जो आपके इनेबलर्स होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। आपको क्या चाहिए? वेयर हाउसिंग में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए आपको, जो सामान की देख रेख करे, जो गाड़ियों की देख रेख करे, जो आपकी सेफ्टी के बारे में भी सोचे कि आपको कुछ हो ना जाए वेयर हाउस के अंदर मशीन में काम करते समय। तो वो होते हैं सिक्योरिटी टीम। एक होती है फाइनेंस टीम, एक होती है आईटी टीम, जो आपके गैजेट्स को, जो वेयर हाउसिंग के अंदर जो आपके ऑटोमेशन, जो आपके मशीन्स चल रहे हैं, आपके कंप्यूटर्स, आपके प्रिंटर, इन सब की देखभाल करें, इन सब को चलाएं। एक पूरी टीम बैठी होती है जो आपको आपको देखती है कि आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो कि नहीं, आप कहाँ गलत जा रहे हो, क्योंकि आप तो काम कर रहे हो, आप तो फ्रंट स्टेज पे हो। तो वो आपको पुश करती रहती है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप यहाँ और मेहनत करो, ये आपके नंबर्स ठीक नहीं है। सो दीज आर ऑल पीपल हु आर देयर
उनको हम कहते हैं enablers. They are the enabling team. जो इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े हिस्से, उनके बगैर ये सप्लाई चेन भी नहीं हो पाएगा. सो किसी भी इंडस्ट्री में सप्लाई चेन इज वन थिंग एंड ऑल दीज फंक्शंस आर वन थिंग, जो हर एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, हर एक इंडस्ट्री में होता है. हर एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा बैकबोन है. और जिस इंडस्ट्री ने इस सप्लाई चेन को बहुत स्ट्रांगली नेटवर्क में डिजाइन करके इसको सही तरीके से मायने से इसके पूरे प्रक्रिया को, प्रोसेस को लिखा, बांधे, वहां पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन, उस कंपनी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है. So logistics, I would say, is a big industry which is growing. बहुत बहुत ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में. तो आइए देखते हैं कि ये घड़ी आप तक कैसे पहुंची. देखें एक बार. अभी तक आपको समझ आया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमने पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे एक सामान को आप तक पहुंचाने के लिए हम किन किन लोगों का सहारा होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें करना होता है. तो देखा आपने कैसे वो जो घड़ी आपने घर बैठे ऑर्डर की थी और वो घड़ी आप तक कैसे पहुंची, कितने कितने लोग आए उस घड़ी को बीच में आप तक पहुंचाने के लिए. ये एक छोटी सी झलक थी कि कैसे ये सप्लाई चेन आप तक पहुंचता है, आपके घर घर में पहुंचता है. अब देखिए, जैसे आपके स्क्रीन पे आपको ये पूरा एक गैमेट दिख रहा है. आपके वेयर हाउस से सामान आया, सॉर्ट सेंटर, मतलब आपके, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बोलो, इसको सॉर्ट सेंटर बोलो, इसको वेयर हाउसिंग बोलो. तो ये होते हैं आपके जार्गन्स, ये होते हैं जो शब्द हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आज के दिन में यूज करते हैं. आपको जब लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में कदम रखेंगे, तब आपको भी आपके बॉस आके बोलेंगे कि जरा उस हब से बात करना, उस हब मैनेजर से बात करना. मतलब एक हब होता है, एक डिलीवरी हब होता है, एक सॉर्ट सेंटर होता है. सो दीज आर द कॉमन, मतलब जो सबसे कॉमनली यूज्ड शब्द होते हैं एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं. लेकिन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में हम हर बार ये नहीं बोलते कि वेयर हाउस ये वो. हमने इस पूरे चेन को 3 शब्दों में बांटा है. 3 इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं. पहला है आपका फर्स्ट माइल. फर्स्ट माइल वो होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, या आप गूगल सर्च करो तो फर्स्ट माइल, लास्ट माइल. सो फर्स्ट माइल इज योर इंडस्ट्री वेयर इट इज द, जैसे वो करोड़पति में हम बोलते हैं ना, पहला पड़ाव. तो आपके सप्लाई चेन का जो पहला पड़ाव है, जो है आपका मैन्युफैक्चर से आपके वेयर हाउस में आता है सामान, या आपके सेलर से आपके वेयर हाउस में सामान आता है, या रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फिनिश गुड्स, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. तो जब आपका सामान पहली बार आपके वेयर हाउस में आता है, उस पहले पड़ाव को हम कहते हैं फर्स्ट माइल. उसके बाद आता है आपका मिडिल माइल लॉजिस्टिक्स. ये आपका दूसरा शब्द है जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में काफी यूज होता है, मिडिल माइल लॉजिस्टिक्स. मिडिल माइल लॉजिस्टिक्स वो होता है कि एक वेयर हाउस से, दिल्ली से बैंगलोर के वेयर हाउस में, और बैंगलोर से फिर से मैसूर के वेयर हाउस तक जो हम पहुंचाया है सामान, उसको हम कहते हैं मिडिल माइल लॉजिस्टिक्स. ये भी शब्द आपको काफी. सो मिडिल माइल लॉजिस्टिक्स सिर्फ सामान पहुंचाने का माध्यम नहीं है, ये जो वेयर हाउस के अंदर जो भी आपकी एक्टिविटी चलती है, उसको भी मिडिल माइल लॉजिस्टिक्स का हिस्सा बनाया गया है. तो एक हो गया फर्स्ट माइल लॉजिस्टिक्स, एक हो गया मिडिल माइल लॉजिस्टिक्स.
आखिरी शब्द क्या हो सकता है? बहुत बार सुना होगा आपने, कोई आइडिया? लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स। कुशाल जी, आप पूछ रहे हो कि डिफरेंस बिटवीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका घर है और लॉजिस्टिक्स उसके अंदर रखे आपके फर्नीचर है। मतलब लॉजिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन है जो सारे प्रोसेसेस जो हमने इसके जस्ट पहले डिस्कस किया, कि सप्लाई चेन है आपका ये जो पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा है, कैसे आप सामान मैन्युफैक्चरर से वेयर हाउस, वेयर हाउस से हब, हब से कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, फिर कस्टमर ने रिटर्न किया तो उसको वापस लेके आ रहे हो, इसकी प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ये पूरा आपका हो गया सप्लाई चेन। लॉजिस्टिक्स ये जो जिस माध्यम से जा रहा है, कि वो कैसे वो सामान उठेगा, कैसे वो सामान आएगा, कैसे वो सामान प्रोसेस होगा, वो ट्रक से जाएगा, वो एयर से जाएगा, वो रेलवे से जाएगा, वो किस टाइम पे कस्टमर को भेजना है, ये जो पूरा सेगमेंट वो लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स इज अ फैमिली ऑफ सप्लाई चेन। आई होप आपको एक बहुत ही सरल भाषा में इसका डिफरेंस पता चल गया। तो हम बात कर रहे थे लास्ट माइल की, वापस आते हैं। लास्ट माइल आपके इस पूरे नेटवर्क का वो आखिरी पड़ाव है। वो आखिरी पड़ाव जहां पे आपके घर पे एक बाइक में डिलीवरी बॉय आता है आपको वो घड़ी देने के लिए। आपने इसके पहले देखा ना, हाथ में वो घड़ी पहनी। तो वो जो बंदा आपके घर तक वो घड़ी पहुंचाता है, उसके पीछे जितना भी है वो है आपका लास्ट माइल डिलीवरी। तो इस पूरे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को, इस पूरे प्रोसेस को हमने बांटा है फर्स्ट माइल, मिडिल माइल एंड लास्ट माइल। तो जैसे आपसे लोग पूछेंगे कि अच्छा आपको लास्ट माइल डिलीवरी पता है, आप बोलना बिल्कुल पता है। डिलीवरी हब से आपके पिन कोड में, आपके मोहल्ले में उसको सेग्रीगेट करके किस घर में कितने बजे वो सामान पहुंचा रहा है, वो जो बंदा आ रहा है सामान पहुंचाने बाइक में, उसे कहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी। और अब इसके आगे आते हैं वेयर हाउसिंग। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वेयर हाउसिंग के अंदर इंडिविजुअल बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। इस पूरे एक्टिविटीज को एक साथ करके हम कहते हैं कि ये है हमारा वेयर हाउस ऑपरेशंस। पहली एक्टिविटी क्या है, नाम के साथ ही आपको पता चल गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया अभी तक आपने लगा लिया होगा। पहली एक्टिविटी जो हमारे वेयर हाउस में होती है वो होती है रिसीविंग। जब सामान आपके मैन्युफैक्चरर से, आपके सेलर से आपके पास आके पहुंचता है, आपके वेयर हाउस के दरवाजे पे आ रहा है, आप उस सामान को उतार रहे हो, आप उस सामान को उतार के उसको काउंट कर रहे हो। तो ये जो आप पूरी एक्टिविटी कर रहे हो, आप उस सामान को रिसीव कर रहे हो, तो वहां होता है आपका सबसे पहला एक्टिविटी रिसीविंग ऑफ द गुड्स। हमने अभी तक बात किया घर पे भी जब सामान आता है आप अपना राशन चेक करते हो सब ठीक ठाक आया है कि नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? क्वालिटी चेक। ये भी एक अलग टीम होती है जो वेयर हाउस में बैठती है, जो बहुत डिटेल से क्वालिटी चेक करती है कि लाल टी शर्ट आने थे लाल आए हैं या पिंक आए हैं, नीले आने थे वो नीले हैं सफेद है, कॉटन के आने थे वो कॉटन के आए हैं या फिर बहुत ही अलग मटेरियल का आया है। तो ये एक यहाँ पे क्वालिटी चेक होता है कि कोई डैमेज तो नहीं आया, जो सामान प्रॉपरली आपके ऑर्डर में था वो सारे सामान आपको मिले हैं कि नहीं। क्वालिटी चेक करने के बाद हम उसको सॉर्टिंग करते हैं। आप दुकान में जाते हो कपड़े खरीदने, आप देखते हो जीन्स का अलग रैक बना है, टी शर्ट अलग रखा हुआ है, साइज वाइज सारे टी शर्ट अलग रखे हैं, साइज वाइज सारे जीन्स अलग रखे हैं। क्या करे हैं उन्होंने? उन्होंने भी जब दुकान में सामान आया, सामान लिया, उसका क्वालिटी चेक किया और उसको सॉर्टिंग किया। साइज वाइज सॉर्टिंग, टी शर्ट के कलर वाइज सॉर्टिंग, साड़ियां सॉर्टिंग, सिल्क साड़ी अलग, जॉर्जेट की अलग, है ना। उस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग कहते हैं, कि सब सामान को एक एक हिस्सों में अलग अलग तरीके से सॉर्ट करना, उनके कलर, उनके साइज, अब वो क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं अलग अलग वेयर हाउस के प्रोडक्ट वाइज।
फिर आपने देखा होगा दुकान में कि स्टिकर लगाते हैं उन लोग, जब आप बिल करते हो बारकोड टाइप स्टिकर्स लगाते हैं, वो होते हैं आइडेंटिफिकेशन स्टिकर्स, कि वो आपके इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं, वो आपके इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करते हैं। महीने के एंड में जब आप स्टॉक चेक करते हो तो आपको वो टैग्स, आपको पता है कि वो टैग मतलब ये उस सेगमेंट का जीन्स है, उस सेगमेंट का टी शर्ट है, तो वहां हम करते हैं पिकअप टैगिंग, रिसीविंग टैगिंग। अब उसके बाद का क्या है? पुट अवे। पुट अवे मतलब अब उस सामान जो आया उसका क्वालिटी चेक हो गया, स्टिकर लग गया, सब हो गया, अब उसको कहाँ रखोगे? आप शेल्फ में रखोगे जाके। आपके घर पे आप दाल चावल लेके आते हो, आप क्या करते हो? अब उसको अलग अलग डब्बों में रखोगे, वो डब्बे आप उठा के अलमारी में रखोगे। आप हमेशा ये सोचो कि आप खुद क्या करते हो अपने घर में, आपको सब समझ आएगा कि अच्छा हाँ, ये सारी चीजें तो आप अभी भी कर रहे हो घर पे बैठ के, शायद अभी इस सेशन के बाद जाके आपको यही करना पड़ेगा। तो अब अपनी अलमारियों में अपने कपड़ों को सही तरीके से रखते हो, तो ये हो गया पुट अवे सिस्टम। अब इसके बाद आपको पता है कि सेल्स ऑर्डर अब आया है। मैं एज अ कस्टमर, अब मैंने वो साड़ी ऑर्डर की, अब आपके पास ये ऑर्डर आया। अब इस ऑर्डर को आप क्या करोगे? अब इस ऑर्डर को आप प्रोसेस करोगे। कैसे प्रोसेस करोगे? आप इसका बनाओगे कि ये कहाँ से उठाना है, क्या उठाना है। अब जैसे किसी ने इसके पहले लिखा था जब हम एनेबलर्स बना रहे थे कि वेयर हाउस में बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं इस काम के लिए, तो आपके पास जितने ऑर्डर्स आए हैं आपने उसको किया, और वो आपने फिर जाके उन रैक से पिक करना शुरू किया, तो उसको पिक टैग कहते हैं। प्रोडक्ट पिकअप, अब आपने वो सामान उठा के लेके आना और फिर उसको आके फिर से सॉर्ट करना। कुछ टी शर्ट है जो दिल्ली के किसी कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं, कुछ टी शर्ट है जो इसने बैंगलोर में ऑर्डर किए हैं, तो अब आप उसको स्टेट वाइज, सिटी वाइज, पिन कोड वाइज, ये सब सॉर्टिंग, अलग अलग लेवल की सॉर्टिंग होती है। और उसके बाद वो सीधा चला जाता है पैकेजिंग के लिए। अब उसकी पैकेजिंग होती है, और फिर जो बिलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना पैसों के आपके पास सामान नहीं आएगा, आपको बिल चाहिए है। तो यहाँ होती है इनवॉइसिंग, इनवॉइस स्टेशन में। और उसके बाद फाइनली आपका ऑर्डर तैयार है आपके घर तक पहुंचने के लिए, आपके शहर तक पहुंचने के लिए, जिसको हम कहते हैं शिपिंग। तो ये है आपके वेयर हाउस के इंडिविजुअल स्टेप्स, इंडिविजुअल फंक्शन। ये जो आपने देखा उस बंदे ने उस वीडियो में वो जो घड़ी ऑर्डर की थी, उस घड़ी को कितने रास्तों से होके आना पड़ता है आपके घर। यहां तक हम सब साथ में हैं? अगर फिर से आप लोग थम्स अप दिखा के हाँ बोलो तो मुझे समझ आएगा कि हाँ, आपको यहां तक सप्लाई चेन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की समझ हो गई है। चलिए, अभी तक हमने जो बात की, आप इस पूरे पिक्चर में आप उसको रिलेट कर सकते हैं। एक ट्रक आया, हमने ट्रक की करी है ऑनलोडिंग। अनलोडिंग के बाद देखिए उनको ट्रॉलीज में अलग अलग सॉर्टिंग करके लेके जाया जा रहा है। उसके बाद उसका क्वालिटी चेक हो रहा है। उसके बाद उसका रिसीविंग हो रहा है, जो हमने बताया, जो फाइनली क्वालिटी चेक पास हो गया, जो सामान बिल्कुल सही सही आ गया, उसको आपने अपने इन्वेंट्री पे ले लिया, आपने अपने स्टॉक पे ले लिया। अब ये देखिए लंबे लंबे रैक्स हैं, लंबे लंबे शेल्फ है, अलमारियां हैं, जहां पे आप अपना सामान लेके जा रहे हो, और जाके वहां पे आप इसको पुट अवे करते हो। अब आया आपके पास ऑर्डर, अब आपने इसका ऑर्डर प्रोसेस किया। ऑर्डर प्रोसेस करके आपने वो सारे ऑर्डर फिर से शेल्फ से वापस लेके आ रहे हो, कहाँ पे? फिर से क्वालिटी चेक के लिए, क्योंकि कस्टमर को आप बिना क्वालिटी चेक के सामान नहीं दे सकते। और उसके बाद आप आ रहे हो पैकेजिंग एरिया में, और फिर आपका बिल तैयार हो गया, आपका इनवॉइस तैयार हो गया, और ये पहुंच गया आपके लोडिंग एरिया में, और ये हो गया वेयर हाउस से बाहर।
तो ये हो गया आपका सारा वेयर हाउस प्रोसेस जो आपने यहाँ पे बैठ के देखा और सीखा। अब देखते हैं कि जो आप लोगों ने फ्लिपकार्ट amazon में तो ऑर्डर करते ही होंगे आजकल, है ना? बहुत लोग करते हैं, वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। आपको पता है कि उस फ्लिपकार्ट के अंदर कैसे इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है? आइए देखते हैं। This is one of the largest and automated fulfillment center with over 2.2 lakh square foot and has a storage capacity of 5.9 lakh cubic feet. Here we manage over 1 million products from an exclusive catalog to deliver smile to the customer across the length and breadth of our country. నా పేరు వినోద్ కుమార్. ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ టీంలో పికింగ్లో పనిచేస్తాను. కస్టమర్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు మాకు ఇక్కడ పిక్ లిస్ట్ అసైన్ అవుతుంది. పిక్ లిస్ట్ అసైన్ అయినప్పుడు మేము ఇన్వెంటరీలోకి పర్టికులర్ లొకేషన్లోకి వెళ్ళి ఆ ప్రోడక్ట్ని పిక్ చేసుకొని ఆ టోట్లో వేసుకొని మేము కన్వేర్ పైన పెట్టినప్పుడు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కస్టమర్ ఆర్డర్ మేము ఫుల్ఫిల్ చేసినందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. Hi, my name is Soumya. I'm the Senior Executive at Packing Department. It's fun working with Flipkart as we get new things to learn every day. Before we pack a product, we'll do thorough quality check and adhere to the packaging norms which are very important to us. We constantly strive to deliver the most reliable service at top speed to delight our customers while garnering their trust. We are a customer-centric organization, which means the customer is the prime focus of anything and everything we do. Workforce diversity plays a pivotal role at Flipkart. In Fulfillment Center, we have women employees working across domains such as packaging and security. We also employ people with different abilities, mostly hearing and speech challenged people who are specially trained for specific jobs. We revolutionize customer experience with out-of-the-box thinking, and we do this every day. The exciting work that we do here does not just impact supply chain at Flipkart, but the entire supply chain ecosystem of India.
कैसे लगा आप लोगों को देख के? तो ये था आपका मेनली फ्लिपकार्ट के अंदर जो रोजमर्रा आपके सामान को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, जो हमने अभी तक वेयर हाउसिंग का पूरा प्रोसेस समझा। क्वालिटी चेक, पुट अवे, सॉर्टिंग, पैकेजिंग और फाइनली शिपिंग। इसी तरीके से सारे ई कॉमर्स इंडस्ट्री, आज के जमाने में ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज अ बिग बिग ग्रोथ इंडस्ट्री। तो इस यही प्रोसेस हर जगह इसी तरह से फॉलो किया जाता है। अब हमने पढ़ा प्लानिंग, हमने पढ़ा सोर्सिंग, हमने समझा वेयर हाउसिंग, हमने देखा कि फ्लिपकार्ट में कर क्या रहे हैं लोग, फ्लिपकार्ट में कैसे आपके सामान को लोग इतने तरीके से प्रोसेस करते हैं और इतने अच्छे से सामान आपके पास आता है। अब सामान को लाता कौन है? अभी किसी ने पूछा था फ्रेट फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक्स का, तो फ्रेट फॉरवर्डिंग्स भी होते हैं जो हमारे फ्रेट फॉरवर्डिंग, जो हमारे इन हाउस लॉजिस्टिक्स, जो फ्लिपकार्ट खुद अपनी गाड़ी, खुद अपना लोग, खुद अपना ट्रांसपोर्टेशन चलाते हैं। लॉजिस्टिक्स में आपके 3PL लॉजिस्टिक्स भी आते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ट्रक में लिखा है शैडोफैक्स और एक ट्रक में लिखा है डिलीवरी। आपने ये दो नाम सुने होंगे। शैडोफैक्स इज ऑल्सो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। तो आपको मैं जो दिखा रही हूँ ये वही है जो हम चला रहे हैं। ये सारे ट्रक्स जो हैं जो मेरे अंडर में, जिनके बड़े में बड़ा बड़ा लिखा है शैडोफैक्स। एक है delivery.com, ये भी एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है। तो बीच में आप देख रहे हो कि एक छोटा ट्रक है, टाटा इज जिसको कहते हैं। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। आपका सामान पैक हो गया, आपका सामान आउटबाउंड हो गया, आपका सामान ट्रक में जाएगा, कितनी क्वांटिटी में जाएगा, कितने ट्रक्स लगेंगे, वो ट्रक आपके कहाँ कहाँ होते हुए आपके घर तक आएंगे। दिल्ली से बैंगलोर आएंगे तो क्या वो दिल्ली से नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, या दिल्ली से डायरेक्टली बैंगलोर लेके आएंगे। इस पूरे इस पूरे नेटवर्क को डिजाइन करते हैं, इस पूरे नेटवर्क को प्लान करते हैं, जिसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? जो पहला पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या डिमांड है, क्या क्वांटिटी है, कहाँ से डिमांड है, कितना बड़ा है उसका पैकेजिंग क्या होगा। तो ये सब जुड़े हुए हिस्से हैं जो फाइनली यहाँ आते हैं। उन डिसीजंस के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे सही रहेगा। किसी ने लिखा है कि अमेजोन की डिलीवरी कब तक हो जाएगा। अगर मैंने ये बोला कि मैं दिल्ली से बैंगलोर 3 दिन में डिलीवरी कर देंगे, हम 2 दिन में डिलीवरी कर देंगे, तो 2 दिन में ट्रक नहीं आएगा, क्या आएगा फिर वो एयर में आएगा। फिर हम बोलेंगे हम 2-3 दिन में हम वो रेलवे पे भेजेंगे क्योंकि वो फास्टर होगा। हम बोलेंगे 4 दिन में आएगा तो हम उसमें ट्रक लगाएंगे। तो ये सारे प्लानिंग के हिस्से होते हैं जिस बेसिस पे हम लॉजिस्टिक्स की डिलीवरीज डिसाइड हो जाती है कि अच्छा, अगर मुझे किसी कस्टमर को 4 दिन में डिलीवरी देनी है प्रोसेस करने के, फिर वो 4 दिन में, तो सामान आने में 4 दिन, उसके पहले कितना टाइम प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये पूरा डिजाइन नेटवर्क तैयार होता है, ये पूरा प्लानिंग तैयार होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है जिसमें Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन लोग खुद के अपना लॉजिस्टिक्स भी करते हैं जो वो खुद हैंडल करते हैं। और कई बार होता है कि वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स वो कंपनीज होती हैं जो आपके लिए लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। आपके लिए वो वेयर हाउसिंग भी प्रोवाइड करती है, आप लोगों के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, आप लोगों के लिए वो पूरा नेटवर्क डिजाइन करती है। तो आउटसोर्स कर देते हैं कंपनीज की, थोड़ा आप देखो थोड़ा हम देखें। ट्रांसपोर्टेशन करने के माध्यम आपके सामने दिख रहे हैं। ट्रक हो गया, रेलवे हो गया, एयर कार्गो हो गया, शिप हो गया। शिप से जनरली हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी जो होता है हमारा, वो जो क्रॉस बॉर्डर्स में होता है कंट्री के, वो हम शिप से करते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको, इन सब के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है जो पूरा नेटवर्क को प्लान करती है, कैपेसिटी प्लान करती है, वॉल्यूम प्लान करती है, नंबर ऑफ ट्रक्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स टू बी यूज्ड। आज की तारीख में अगर मैं 700-800 गाड़ियां हैंडल कर रहे हैं तो हम कैसे हैंडल कर रहे हैं? इसका मतलब है उन गाड़ियों की 24 घंटे एक ट्रैकिंग होती है। हर गाड़ी में
एक जीपीएस सिस्टम होता है, जिसके लिए एक पूरी टीम, अब जैसे मैं अपना बताऊं, हमारे एक्सपीरियंस में मेरी टीम में इतनी बड़ी एक टीम बैठी है जो 24 घंटे गाड़ियों को रोड में एन रूट ट्रैकिंग करती है, और उनको कॉन्स्टेंटली वो अपने कस्टमर्स को कॉल करते हैं, कॉन्स्टेंटली वो हब मैनेजर्स को कॉल करते हैं, कॉन्स्टेंटली वो वेयर हाउस मैनेजर्स के साथ कॉल पे रहते हैं, ताकि हर टाइम की खबर हम उन तक पहुंचा सके, हर टाइम का इंफॉर्मेशन दे सके, कितने बजे कौन सी गाड़ी आपके पास आने वाली है, कौन सी गाड़ी आपको डिपार्ट करनी है, कौन सी गाड़ी में क्या क्या है आपके लिए। तो ये होता है पूरी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का बैक एंड वर्क। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ आपके मिडिल माइल पे नहीं चाहिए होता है, जैसे हमने तब बात की थी, फर्स्ट माइल पे भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, लास्ट माइल पे भी ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट माइल के ट्रांसपोर्टेशन में कई हिस्से होते हैं, बाइकर्स होते हैं, राइडर्स होते हैं, कितने राइडर्स चाहिए, कितने बाइकर्स चाहिए, कितने रेडियस किलोमीटर पे ये काम करेंगे, कितना बड़ा ऑर्डर है कि वहां हम छोटी छोटी गाड़ियों, टाटा इस जैसी छोटी छोटी गाड़ियों पे डिलीवर करें। तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को अगर मैं 3 हिस्सों में बांटू तो एक हो जाता है आपका इंट्रा सिटी मिल्क रन, जो आपके सिटी के बीच में ही काम करता है, वो सिटी के बाहर नहीं जाता। एक होता है आपका लॉन्ग हॉल, ये सारे वर्ड्स आप लोग सुनोगे, लाइन हॉल ऑपरेशन मतलब ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक ऑपरेशन को हम कहते हैं लाइन हॉल ऑपरेशंस, आज की डेट में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में, ई कॉम इंडस्ट्री। लाइन हॉल ऑपरेशंस में होता है इंट्रा सिटी ऑपरेशंस, शॉर्ट हॉल। शॉर्ट हॉल होता है जो आपके सिटी के बीच में होता है, कि सुबह से शाम तक 12 आवर्स में गाड़ी का लीज है, 12 आवर्स काम करना है, आपको ऑर्डर्स डिलीवर करके वापस आना है, तो वो होते हैं शॉर्ट हॉल। एक होते हैं लॉन्ग हॉल, दिल्ली से बैंगलोर ट्रक आएगा, 3 दिन लगाएगा, सूरत से कलकत्ता ट्रक जा रहा है, 4 दिन लगेगा, दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा है, 4 दिन लगेगा। इस पूरे को कहते हैं लॉन्ग हॉल, जहां आपके बड़े बड़े ट्रक्स यूज होते हैं, 32 फीटर, 40 फीटर बड़े कंटेनर्स यूज होते हैं, उनको कहते हैं लॉन्ग हॉल। उसके बाद आते हैं आपके जोनल्स। अब जैसे साउथ में आपको बैंगलोर से केरला जाना है, बोलेरो, छोटी गाड़ियां जो मिड सेगमेंट व्हीकल्स है, उनको हम कहते हैं शॉर्ट हॉल्स, वो भी हमारे लाइन हॉल के पार्ट होते हैं, जोनल लाइन। सो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के भी ये कॉमन वर्ड्स होते हैं जो आपको सुनाई मतलब समझ में आएगा। अब आते हैं इस पूरे सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। जैसे मैंने बोला, सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा घर है, उसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स है। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है आपके स्क्रीन में, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट दिख रहा है। पहला सेगमेंट है प्लानिंग सोर्सिंग, जो हमने बात किया। प्लानिंग सोर्सिंग में डिमांड, सप्लाई, क्रॉस फंक्शनल प्लानिंग, कितना सेल, कहाँ पे पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है, सेलर कौन कौन से ऑनबोर्ड करने हैं, कौन कौन से रिटेलर्स को अपने साथ जोड़ना है, तो ये पूरा प्लानिंग है। इसकी एक पूरी टीम होती है, एक बहुत बड़ी टीम बैठती है। वेयर हाउसिंग जो हमने देखा, हमने फ्लिपकार्ट का वीडियो भी देखा, वेयर हाउसिंग में इनबाउंड एक एक्टिविटी, आउटबाउंड, क्वालिटी, इन्वेंट्री कंट्रोल, पैकेजिंग, इनवॉइसिंग। तो वेयर हाउसिंग के ही घर में इतनी सारी चीजें हैं, ये सारे अलग 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 फंक्शंस है, अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन है। इसकी पूरी एक टीम बैठती है जो ये एक्टिविटीज करते हैं। अब आया एडमिन टीम, सिक्योरिटी टीम, याद है एनेबलर्स, हाथ जोड़ के कोलैबोरेशन, ये है एडमिन टीम। आपको कितने लोग चाहिए, एचआर क्या है आपका, हायरिंग, आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी टीम, आपके सामान की सेफ्टी, आपके वेयर हाउस की सफाई, आपके वेयर हाउस की जो छोटी छोटी फैसिलिटीज आपको जो प्रोवाइड करती है, ये टीम करती है बैठ के। आईटी एंड टेक आपने देखा होगा, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, आपका पूरा जो इतना बड़ा सॉर्टर चल रहा था, फ्लिपकार्ट में देखा था आपने, वो मशीन चल रहा था इतना बड़ा, कौन देखभाल करता है, आईटी टीम बैठ के, टेक टीम बैठ के डिजाइन करती है। उसके बाद आता है प्रोसेस डिजाइन। अब इतना 2 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है, एक कोने से दूसरे कोने आपको जाने में ही 10 मिनट लग जाएगा। ये जो टीम है वो डिसाइड करती है कि टेबल कहाँ होना चाहिए, ताकि आप कितने कम वक्त पे कितनी जल्दी पैक करके, आपका ट्रक कहाँ खड़ा होना चाहिए ताकि आप 10 मिनट ना लगाएं और
2-3 मिनट 5 मिनट में आपका सामान एक स्टेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे में कितनी जल्दी वो सामान वेयर हाउस के अंदर मूव होगा। एक बंदा खड़े होके कहाँ पे काम करेगा, मशीन कहाँ लगेगा, ये पूरा जो डिजाइन है, जो हम कहते हैं घर का ब्लूप्रिंट बनाना, घर को डिजाइन बनाना, दरवाजा कहाँ होना चाहिए, खिड़की कहाँ होनी चाहिए, ये प्रोसेस डिजाइन करते हैं आपके वेयर हाउस के अंदर। उसके बाद आते हैं कंट्रोल टावर। नाम में ही कंट्रोल है, तो आपको समझ आ गया होगा कि कंट्रोल टावर कौन लोग होते हैं। ये वो टीम होती है जो आपको हर वक्त बताती है कि आप सही जा रहे हो, आप गलत जा रहे हो, आज आपने 100% अचीव किया, आज ये आपका स्कोर कार्ड डिसाइड करते हैं। ये होती है टीम जो आपका परफॉर्मेंस मॉनिटर करती है, आपको टाइम टू टाइम बताती है कि अब हमारा टारगेट ये है, हमें वो अचीव करना है। सो दिस इज द टीम। एनालिटिक्स बिना डेटा के, बिना नंबर के, बिना जाने कि आप पिछले महीने आपने कितना सेल किया, इस महीने कितना करोगे, आगे जाके आपको कितना टारगेट है, एक पूरा डेटा एनालिटिक्स टीम बैठती है जो ये काम करती है। जैसे आप लोगों में से किसी ने शुरू में बोला था, प्राइस सही दाम पे बेचना, कौन वो मैन्युफैक्चरर, कौन वो होंगे जो सेलर है, प्रोक्योरमेंट एंड फाइनेंस, ये जो आपने ट्रांसपोर्टेशन देखा, वो कौन वेंडर हैं जिनके साथ हम ट्रांसपोर्टेशन ट्रक ले सकते हैं, किस दाम में ट्रक ले, तो ये प्रोक्योरमेंट और फाइनेंस टीम करती है। लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन जो आपने अभी देखा कि किस माध्यम से पहुंचाना है, किस माध्यम से आपके घर तक डिलीवरी करनी है, ये पूरी ट्रांसपोर्टेशन टीम करती है। तो ये हो गए आपके फंक्शंस जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक सप्लाई चेन के अंडर में इतने सारे फंक्शंस हैं, सिर्फ वो वेयर हाउसिंग नहीं है, इतने सारे हैं जहां पे बहुत एबंडेंस में आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब बात करते हैं एक प्रॉपर सेगमेंट की, करियर पाथ ऑन रोल। ये वो होते हैं जो सैलरीड होते हैं, जो कंपनी के साथ जुड़े हुए ऑन रोल एम्प्लॉयज होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये एक स्टैंडर्ड डेजिग्नेशंस होते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी आपने डेजिग्नेशंस होंगे, इसके पहले जो आपने देखा था स्लाइड में, वो थे फंक्शंस, वो थे जॉब रोल, कि वो क्या रोल अदा करते हैं, ये उनका डेजिग्नेशन है। तो अगर मैं शुरू करूं, आप 12 नंबर से देखो, सबसे नीचे सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये होता है हमारा पहला पड़ाव। एक बंदा जब हम इंटरव्यू लेते हैं, वो जब हमारी कंपनी से जुड़ता है, एकदम नया नया फ्रेश, 2 साल का एक्सपीरियंस हम मांगते हैं उससे, वो ग्रेजुएशन मांगते हैं, और या तो इक्विवेलेंट कोई भी डिप्लोमा कोर्स भी चल जाता है। मैंने सैलरीज भी लिख रखी है नीचे, ये वो सैलरीज हैं जो आज की डेट में इंडस्ट्री में आपके बेंचमार्किंग कर रखी है। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव से वो बंदा फिर एसोसिएट लीड बनता है, फिर वो लीड बनता है, सीनियर लीड, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। तो आप देखो कि आपका करियर ग्रोथ कितना है, धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, तो आप जब अपने करियर में कितना आगे तक जा सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद आप लोग कोई भी टॉप मैनेजमेंट कोर्सेज या कोई भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्सेज, आप डिप्लोमाज इन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी, अब ये आपके डेजिग्नेशंस है। अगर कोई बंदा क्वालिटी का बंदा है, जो क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, आज के लीन सिक्स सिग्मा आपने सुना होगा, वो होता है जो क्वालिटी के सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट के काफी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। तो बेसिक एजुकेशन इज ग्रेजुएशन, डिप्लोमास, पीजी, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो वेयर हाउसिंग में जो लोग सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स लेवल पे होते हैं। तो ये है आपके मेजॉरिटी जो आपको सुनने को मिलेगा जब आप पहली बार आते हो कॉर्पोरेट में। तो ये सारे आपके डेजिग्नेशंस होंगे जो एक आपके काम से, आपके एक्सपीरियंस से आपको प्रमोशंस मिलती रही। इनके साथ आपने देखा होगा उस फ्लिपकार्ट के वीडियो में, एक वर्क फोर्स होती है जो आपके डे टू डे काम को आगे बढ़ाते हैं, वो होते हैं ऑफ रोल एम्प्लॉइज। अब ऑफ रोल एम्प्लॉइज में मेनली डेजिग्नेशंस होते हैं ग्राउंड कोऑर्डिनेटर, और फिर वो आगे जाके टीम लीड भी बनते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं। जो ग्राउंड कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ये काफी टाइप के, पैकेजिंग, पिकर, पैकर, लोडर, अनलोडर,
तो ग्राउंड कोऑर्डिनेटर्स, इनकी बेसिक पढ़ाई हम 12th पास बोलते हैं। हिंदी, बेसिक इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश समझ, क्योंकि अगर लेबल्स इंग्लिश में लिखे हैं, दिल्ली लिखा है, उनको इंग्लिश में उनको समझ आना चाहिए कि क्या है, तो इनकी बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश चाहिए होती है। टीम लीड होते हैं, जिनके अंडर में ये ग्राउंड कोऑर्डिनेटर्स काम करते हैं, वो उनके सुपरवाइजर्स होते हैं। उसके बाद जो मैंने बताया था आपको, लास्ट माइल डिलीवरी, जो बाइकर्स आते हैं, जो बाइक में आपके घर आते हैं सामान को डिलीवर करने, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव होते हैं। जब रिवर्स पिकअप्स में आते हैं, जो सेलर के पास जाते हैं, उनको हम पिकअप, इनको विश मास्टर भी कहते हैं। अगर आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट में जब ऑर्डर करते हो तो आपको नोटिफिकेशन आता है, विश मास्टर इज कमिंग टू योर हाउस। तो अलग अलग कंपनीज में इन लोगों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनके लिए बेसिक एजुकेशन, क्योंकि उनको समझ, उनके एप्स होते हैं तो उनको समझ, जैसे जोमेटो डिलीवरी होती है, स्विगी की डिलीवरीज होती है, तो उनके ऐप होते हैं, तो उनको समझ आना चाहिए कि उस ऐप में लिखा क्या है। हिंदी, बेसिक इंग्लिश, और जो भी लोकल जिस एरिया में वो डिप्लॉयड है, वो हैदराबाद में है, वो केरला में है, तो लोकल लैंग्वेज, ताकि वो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सके इजीली। तो ये होते हैं कुछ ऑफ रोल्स। ऑन रोल्स हमने देखा, अलग अलग डिपार्टमेंट के, आईटी डिपार्टमेंट के स्किल सेट अलग होते हैं, उनको इंजीनियरिंग, उनको मैकेनिकल, कंप्यूटर, डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। वेयर हाउसिंग में चाहिए होता है कि आप डिप्लोमा इन सप्लाई चेन या सर्टिफिकेशन कोर्स, या आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में जहां पे आपके 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो आपने इसके पहले वाली स्लाइड में देखा। तो मेरे ख्याल से ये था जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। मुझे लगता है कि आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आई होप आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। So Ankit, I think over to you. I have finished and we can take on any questions if we have, and thank you so much. A wonderful session, ma'am. Just to add, like, I visited Amazon ka sorting center, which is in Manesar, like one of the largest sorting center in Asia itself of theirs, and I was literally amazed to look at all the facilities, the kind of safety equipments, the way they were trying to reduce manual labor को reduce करने का जितना try कर रहे थे वहाँ पे. Simple tools, non-electric tools like the belt which keep on rolling, like the rollers, right? So, and the beautiful way you have explained it, I was able to visualize everything. So just want to add that visit and this session is almost at par. So amazing, a very detailed plan, very detailed session and very crisp also. मैम मेरे सबसे पहले सवाल है जो आई थिंक काफी अच्छा बच्चों से सवाल आया है। मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, जितने भी मेरे सवाल आए उसको मैं मिक्स मैच करके ट्राई कर रहा हूँ आस्क करने का, so many are interdependent also. So in today's economy we talk about gig working बहुत चलेगी. So logistics में gig working को हम कैसे देख सकते हैं, which is one. Secondly, whenever we talk about gig economy, हमें एक जो शब्द नजर आता है freedom. If we have a freedom for our time, and then the second question arises, can this be done from work from home? So my two questions are, what can be the work from home opportunities in this particular career? One. Secondly, gig economy के लिए कौन कौन से gig options हैं इस करियर में जाने के लिए? तो अंकित, अगर मैं बोलूं कि पहले तो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, सो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, यस, अभी कोविड के बाद, कोविड में भी हमने वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है, और अभी काफी कंपनीज इस चीज को काफी बढ़ावा दे रही है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं कि नहीं। तो सही मायनों में जो हार्डकोर ऑपरेशंस होते हैं, जो ग्राउंड में करने होते हैं, वेयर हाउसिंग, जहाँ पे डॉक ऑपरेशंस, जहाँ पे आपके सामान को पैकेजिंग, जो हमने देखा, जो अभी तुमने भी बोला कि कि वेयर हाउस में जो पूरा गैमेट होता है, तो वहां पे वर्क फ्रॉम होम करना थोड़ा मुश्किल है, वहां पे हमें प्रेजेंट वहां रहना है। वर्क फ्रॉम होम सप्लाई चेन में अब एनालिटिक्स टीम है, जहाँ डेटा एंट्री टीम है, जो हमारे MIS है, जो हमारे कंट्रोल टावर्स, जो हमारे परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो टेक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। सो
these are the functions where we can, yes, say that the work from home is possible and work from home can be done. But जब कोर ऑपरेशन ट्रांसपोर्टेशन, कोई बंदा वहां होना है जिसको ये ट्रक में कितना सामान जा रहा है, कैसे लोडिंग हो रही है, कैसे ऑफलोडिंग हो रही है, तो वो देखना है. तो मेनली द कोर ऑपरेशंस हैज टू बी ऑन ग्राउंड. द सपोर्टिंग फंक्शंस, द इनेबलर्स, वहां पे काफी ऑप्शंस कंपनीज देती हैं. फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देती है कि आप अपने घर से भी काम कर सकते हो, आप किसी भी कॉर्नर से काम कर सकते हो. प्रोक्योरमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया. सो यस, so this is how I can say. And if I say कि gig economy, flex workers भी हम काफी use करते हैं कि temporary off roles भी आते हैं हमारे, जब हमारे sale periods होते हैं, तो we use these as a company logistics में ये काफी मात्रा में use हो सकते हैं. मतलब ये अभी भी हम practice कर रहे हैं अपने यहाँ पे. और लॉजिस्टिक्स एज अ ग्रोथ इंडस्ट्री आई वुड से कि अभी तक 400 बिलियन ट्रिलियन कंपनी ऑलरेडी हो चुकी है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री. सो यस, वी आर होपिंग टू इनकॉर्पोरेट मोर एंड मोर गिग इकोनॉमीज इनटू लॉजिस्टिक्स. वेरी नाइस मैम. मैम नाउ 12th के अंदर भी स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन के अंदर लॉजिस्टिक्स स्ट्रीम के बारे में पढ़ाया जाता है. सो as soon as a child completes their class 12 from school, and let's say they are of the age of 18, because industry में norm होगा कि 18 plus ही आप hire कर सकते हैं. So as soon as they reach the age of 18, what kind of job opportunities are available? So as I showed you, 12th pass, they can become a ground coordinators, they can become team leads, they can get into the executive deliveries, they can become the part of the delivery executives. तो यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है 12th पास, जो ग्राउंड कोऑर्डिनेटर और टीम लीड है. उनके डे टू डे ऑपरेशंस में कई सारे फंक्शंस में दे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड. दे कैन बी द सुपरवाइजर्स एट द पैकेजिंग स्टेशन एंड द क्वालिटी स्टेशन विद द ऑन रोल एम्प्लॉइज. सो वहां से उन लोग शुरुआत कर सकते हैं कि पैकेजिंग, पिकिंग, लोडर्स, अनलोडर्स, टीम सुपरवाइजर्स, उनके अंडर में टीम लीड जो होंगे, उनके अंडर में कई सारे ग्राउंड कोऑर्डिनेटर्स होंगे. उनको शिफ्ट मैनेज करना पड़ता है. दे आर इनटू शिफ्ट मैनिंग. डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, जहां पे उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैंने शो की कि बेसिक इंग्लिश, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लेटर्स. यहाँ पे थोड़े बहुत स्किल सेट हम लोग इन हाउस भी सिखाते हैं, जैसे एक्सेल शीट हो गया, बेसिक एक्सेल शीट्स, क्योंकि आजकल हर चीज का एक डेटा बनाना पड़ता है, हर चीज का एक अकाउंटिंग रखना पड़ता है. आपकी अटेंडेंस की ही शीट बनती है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर टीम अटेंडेंस. तो बेसिक एक्सेल शीट का भी एक स्किल सेट आना चाहिए. सो देयर आर वोकेशनल करियर्स इनटू ऑफ रोल सेक्टर्स इन द इंडस्ट्री. Ma'am, which are some of the prominent off-role employers right now? Because मैं रीजन बताता हूँ आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ. बहुत से बच्चे बोल रहे हैं, दीपशिका है, वो कह रही है मैं जॉब में अप्लाई कर रही हूँ बट मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. सो मेरा एक अजम्पशन है कि जिस कंपनी में वो अप्लाई कर रही है, जिस रोल के लिए अप्लाई कर रही है, या तो उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो एचआर को टाइम नहीं मिलता होगा शायद उसको रिवर्ट करने का. प्लस आई थिंक जहाँ पे वो अप्लाई कर रहे हैं मिसमैच हो रहा होगा शायद. सो जो ऑफ रोल कंपनीज हैं वहां पे शायद एक जर्नलिस्ट को भी हायर करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती होगी क्योंकि मैन पावर रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा रहती होगी. सो व्हाट आर द टॉप ऑफशोर कंपनी दैट यू रिकमेंड फॉर देम स्टूडेंट्स टू अप्लाई? आई वुड रिकमेंड, जैसे मैंने बात की थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, जैसे आपके हो गए डिलीवरीज, Amazon, फ्लिपकार्ट, उनके वेयर हाउसेस में बहुत ही हाई नंबर से वोकेशनल करियर जो हम ऑफ रोल एम्प्लॉइज कहते हैं, उन लोगों को हायर किया जाता है. सो दे कैन कनेक्ट टू दीज e-com industries, mainly the e-com industries like Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया. थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज जैसे आपका शैडोफैक्स हो गया, delivery.com, e-com एक्सप्रेस, एक्सप्रेस वीज, जिन लोग पूरी तरह से सिर्फ लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को बिलोंग, जिन लोग सिर्फ लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, ये सारे जो सोल्यूशनिंग करते हैं. तो यहाँ पे आप जैसे आप जियो, आप ट्रेंड्स के वेयर हाउसिंग, तो वहां पर आपको कई तरीके से, क्योंकि वहां पे एक पूरा एक्टिविटी होता है. पैकेजिंग एक अलग सेक्शन, वहां पे कई सेट ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, लोडिंग के लिए कई सेट ऑफ पीपल रिक्वायर्ड. फीमेल एम्प्लॉइज के लिए दिस इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री बिकॉज अ वेरी अपॉर्चुनिटी गिवन फॉर द वुमेन
employees also, very safety they provide. उनको मॉर्निंग शिफ्ट में रखा जाता है, डे शिफ्ट में रखा जाता है. तो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जो आज की डेट में काफी एनकरेज कर रही हैं ऑफ रोल्स. मोर एंड मोर ऑफ रोल्स वी आर टेकिंग इनटू आवर ओन इंडस्ट्रीज. मैम आकांक्षा का एक सवाल है कि ग्रेजुएशन स्ट्रीम कौन सी है लॉजिस्टिक्स के लिए? ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स. हाँ. सो ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन तो आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हो टू गेट इनटू अ लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री. बेसिक ग्रेजुएशन, उसके साथ डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स हो गया, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस में हो गया, ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो गया. सो उसके अंडर में आप डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज होता है, 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्सेज, 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन कोर्सेज. सो ये आपके कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ये प्रोवाइड, जैसे सिम्बोयसिस वगैरह यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाओ तो उनके अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज, कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज भी होते हैं. तो आप लोग उनमें भी एनरोल कर सकते हो फॉर दीज डिप्लोमा कोर्सेज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल. तो जितने भी हमने अभी फंक्शंस की बात की है, उनके अलग अलग individual certification courses, diploma courses are available. You can, Google search on these universities and you can identify. Thank you, ma'am. Thank you so much for answering all the questions so patiently. Thank you so much. So इसमें मैं एक चीज ऐड भी करना चाहूंगा कि one is that job from home, work from home, इसमें इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है. कुछ बैक एंड ऑपरेशंस हैं जो शायद अवेलेबल हो सकते हैं, बट अगर आपको एक अच्छा करियर और ग्रोथ चाहिए तो आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा. बिल्कुल. अगर बात करें एजुकेशन की तो सेक्टर काफी ओपन है. एज अ फ्रेशर आप किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हैं. हैविंग सेड दैट, बहुत सारे कॉलेजेस ने अब अपना बीबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस काइंड ऑफ कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं विद सडन स्पेशलाइजेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. एंड अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं सो द बेस्ट आइडिया इज दैट यू स्टार्ट डूइंग सम इंटर्नशिप विद सम ऑफ द मेजर डिलीवरी पार्टनर्स इन द कंट्री, जहां से मतलब मेनली जहां से लॉजिस्टिक्स स्टार्ट होता है, डिलीवरी से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर आपको और जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसका नाम है नेशनल करियर सर्विस, जो आपके पास लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू. उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा कि आप नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल को कैसे यूज कर सकते हो और कैसे उसमें आगे जा सकते हो. और रिगार्डिंग कि जो आपको बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कैसे ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई अनिरुद्ध पूछ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन सी कंपनी है या लॉजिस्टिक्स में, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो अनिरुद्ध हर एक कंपनी में रिक्वायर्ड होता है आज की तारीख में, बिकॉज आप उसको यू ट्राई टू ऑटोमेट द प्रोसेसेस. वो डेफिनेटली आप उसके यूज कर सकते हैं. कैसे करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं, उसके बारे में आज अभी हम चेक करने का ट्राई करते हैं. तो उसके लिए करना क्या होगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए उसके इंस्ट्रक्शंस. आपको गूगल पे जाके नेशनल करियर सर्विस ncs.gov.in टाइप करना है. वहां पे ऐसे कुछ आ जाएगा. आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे. जैसे मेरे पास लॉगिन आईडी ऑलरेडी है तो मैंने साइन इन कर लिया है. अगर नहीं है तो आपको न्यू यूजर पे साइन अप करना पड़ेगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ. तो ये सर्चिंग हो रही है अभी. जैसे ही ये सर्च कंप्लीट होगा देखिए लॉजिस्टिक्स के अंदर ही जैसे मैंने अप्लाई किया यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट जॉब पोस्टिंग ऑन एनसीएस एंड पोस्ट जॉब पोस्टिंग बाय एनसीएस पार्टनर्स, दोनों यहाँ पे आ गई हैं. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स कौन सी कंपनी है, उसका नाम यहाँ पे आ रहा है, किसके बिहाफ पे अप्लाई किया है वो आ रहा है, जॉब लोकेशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं. अगर मुझे यहाँ पे लोकेशन भी स्पेसिफिक करनी है, लेट से मैं दिल्ली कर लेता हूँ लोकेशन, और दिल्ली स्टेट पे करने के बाद मैं सर्च करता हूँ. और तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर भी काफी सारी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे आ गई हैं. लास्ट माइल लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव, सो आई कैन सी एटलीस्ट 2 जॉब पोस्टिंग्स हियर और वेरी लेटेस्ट जॉब पोस्टिंग. ये
27 मार्च की जॉब पोस्टिंग है, 2023 पे जो पोस्टेड है। ये भी 7 मार्च की जॉब पोस्टिंग है। राइट नाउ यू अभी आता है कि अच्छा शायद इसमें अप्लाई करूंगा मगर शायद मेरे पास जॉब ऑफर नहीं आ रहा है या मुझे बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो और कौन कौन से ऑप्शंस हैं एनसीएस में जहाँ पे मैं जॉब के बारे में जान सकता हूँ? तो आप जॉब फेयर और इवेंट कैलेंडर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सारी जॉब्स आ जाएंगी। आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने आज कर्नाटका स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कर्नाटक के अंदर अंदर अभी अप्रैल और जून के बीच में कोई भी जॉब मिला ऑर्गेनाइज नहीं है। और दिल्ली सर्च करता हूँ। दिल्ली में 2 मई को 10 से 12 बजे के बीच में एक मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है और वेडनेसडे 3 मई को भी हो रहा है। यहाँ पे आप डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। आप प्रोसीड करके अपना यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि मैम सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कहाँ से कर सकते हैं? तो यहाँ पे 2 ट्रेनिंग पार्टनर्स TCS आयोन और माइक्रोसॉफ्ट डिजी सक्षम, इन तीनों पे क्लिक करके आप, जैसे मैंने बताया एक्सेल के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, तो डिजी सक्षम के थ्रू आप एक्सेल सीख सकते हैं। और TCS आयोन के अंदर ही बहुत सारे सेल्फ पेस्ड कोर्सेज हैं जिसको आप सीख सकते हैं और सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको इसको ट्रेनिंग पूरा करने के बाद। अभी आता है कि मैम शायद मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आप काउंसलर से आप हेल्प ले सकते हैं। सो जैसे मैंने सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिटी में टाइप कर देता हूँ, लेट्स से गुड़गांव, गुरुग्राम से बोलते हैं, गुरुग्राम। सो गुरुग्राम आ गया है मेरा। अब मैं देखता हूँ कि क्या गुरुग्राम में कुछ काउंसलर्स हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। तो जी हाँ, देखिए गुरुग्राम में काफी सारे काउंसलर्स हैं यहाँ पे। अब उनका स्लॉट ही मेंशन्ड है, ठीक है, वो कब 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 अवेलेबल है। तो आप इस पे जा सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने मंडे को, यहाँ पे उनकी डिटेल्स आ गई और मैं डिटेल में डालने के बाद फीस पर आवर भी मेंशन्ड है। सेशन आप बुक कर सकते हैं और उनके साथ काउंसलिंग ले सकते हैं। तो एनसीएस आपको ये सारी फीचर्स भी अवेलेबल कराता है। आई थिंक ये काफी सारी इंफॉर्मेशन है जिसको आप अगर यूज करें तो आपको काफी हेल्प हो सकती है। एनसीएस सर्विस, एनसीएस करियर सर्विस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथक प्रयासों से आपके पास आई है। और ये वेबसाइट एक्सेसिबल भी है, इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, कुछ चैलेंजेस हैं वो यहाँ डाल सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट्स आपको देखने हैं, जैसे टेम्पलेट्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो सीवी टेम्पलेट, डूज एंड डोंट्स, टेम्पलेट ऑफ ऑफर लेटर, कैसे कैसे आप टेम्पलेट, सीवी टेम्पलेट लोग पूछते हैं कि सर सीवी का टेम्पलेट नहीं पता। तो आप कई बार क्या करते हैं, साइबर कैफे में जाके बनाते हैं, वो मत करिए। अब आप इस सीवी टेम्पलेट को यूज करके भी अपना सीवी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए आपके पास लाई जा रही हैं। अब आपके पास, आपके ऊपर है कि आप इसको कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं और कितने अच्छे से इसको यूज करना चाहते हैं। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का काफी ट्राई किया है। जॉब इंटरव्यूज, राकेश तिवारी बोल रहे हैं कि आप जॉब इंटरव्यूज अरेंज कराने का ट्राई करिए। सो राकेश जी को मैं बताना चाहूंगा कि हर बार जॉब इंटरव्यूज शायद ऑर्गेनाइज कराना पॉसिबल नहीं होगा, पर इंटरव्यू आप देखिए, जॉब करियर फेयर में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे इंटरव्यू ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। वहाँ पे लोग आएंगे, आप टेस्ट दीजिए, वहाँ पे जो कंपनी आएंगे उनको अपना सीवी सबमिट करिए और आपको एक जॉब इंटरव्यू में जाने का मौका वहाँ पे जरूर प्राप्त होगा। तो आपको घर से निकल के उन जॉब मेला में, करियर मेला में जाने की आवश्यकता डेफिनेटली होगी किसी भी युवा को जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है और वो नेशनल करियर सर्विस के थ्रू एक जॉब पाने के लिए इच्छुक है। विद दिस हमारा सेशन ऑलमोस्ट एंड पे आ गया है। हमने थोड़ा टाइम एक्सीड ही कर लिया है। जाने से पहले मैं एक बार मैम का दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच अमृता मैम। इफ यू आर देयर, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा ऑल्सो वंस? Yeah, sure, Ankit. Yes. थैंक यू सो मच मैम। हमारे लिए यहाँ पे आप संडे को आए, आपका बहुत बिजी शेड्यूल चलता है, यू आर वेरी सीनियर पोजीशन एंड मेनी पीपल आर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी पीपल ऑल्सो।
बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत आपने करियर ऑप्शन बच्चों को बताए एंड आई होप इन सारे बच्चों को हेल्प मिलेगा। हमारी युवा टीम की तरफ से, नेशनल करियर सर्विस की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं अंकित बंसल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम यहाँ पे आए और आज का सेशन आपने बच्चों के साथ लिया। आशा है आपका आगे का दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और मुझे ये ऑनर देने के लिए कि मैं इतने यंग माइंड्स और इतने यंग एस्पिरेंट से मिल सकूं। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं नेशनल करियर सर्विस एंड युवा, दैट आप लोग इतने दूर दूर तक इतने स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं और उनको इतने अच्छे से डायरेक्शन दे रहे हैं और गाइडेंस दे रहे हैं कि उन लोग आगे किस किस फील्ड में आ सकें। एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि इनमें से कई लोगों के साथ भविष्य में हमें भी काम करने का मौका मिलेगा, ये भी हमारी टीम में रहेंगे एज अ पार्ट ऑफ आवर टीम ऑल्सो। सो ऑल द बेस्ट जितने लोगों ने आज यहाँ अटेंड किया है, मेरे लिए वक्त निकाला है और मुझे आपका इतना वैल्यूएबल वक्त दिया है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट करके एंड आशा करती हूँ कि आप लोग अपने करियर में बहुत आगे जाएं, बहुत सक्सेसफुल। एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।